रखते हैं और इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने इस कक्षा को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पाठ्य बिंदु की ओर। हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्न पत्र के बारे में। यानी परीक्षा में जो हूबहू प्रश्न आने वाले हैं वो आपके इसी कक्षा से आने वाले हैं। आपको इस कक्षा को जरूर देखना है। अस्मिन् प्रश्नपत्रे अष्टादश यानी कितने प्रश्नाः भविष्यन्ति, 18 प्रश्न होंगे। आपके कितने प्रश्न होने वाले हैं? 18 प्रश्न होंगे। पिछला जब हमने प्रश्न पत्र की चर्चा की थी पिछली कक्षा में, तो वहां पे हमने 4 खंडों में विभाजित किया था। ठीक है, खंड क, खंड ख, खंड ग और घ। ठीक है, तो खंड क में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आपका एक प्रश्न है, कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का, यानी आपका अपठित अवबोधन। दूसरा है खंड ख, इसमें आपके 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 4 तक, यानी रचनात्मक कार्य, जिसमें आपके 5 नंबर का पत्र होगा, 5 नंबर का चित्र वर्णन या अनुच्छेद होगा आपका, और 5 नंबर का आपका संस्कृत अनुवाद होने वाला है, यानी हिंदी या इंग्लिश में आपको सेंटेंस दिए होंगे और उसको आपको क्या करना है, उसका संस्कृत अनुवाद करना है। बिल्कुल। तीसरा खंड है आपका ग खंड, और इसमें आपका क्या दिया गया है? 25 नंबर का है ये आपका, यानी अकेला ये खंड ही कितने नंबर का है? 25 नंबर का है। और प्रश्न नंबर 5 से लेकर के और 11 तक यहाँ प्रश्न रहने वाले हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरण होगा इसमें, जैसे 4 नंबर की संधि होगी, 4 नंबर का समास है, 4 नंबर का प्रत्यय है, 3 नंबर का वाच्य परिवर्तन है, 4 नंबर का आपका समय ज्ञान है, आपका 3 नंबर का अव्यय है, और 3 नंबर का क्या है? अशुद्धि संशोधन है। अशुद्धि संशोधन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आपके यहाँ पर भी 7 प्रश्न होने वाले हैं। और आपका जो खंड घ है, ये आपका पठित अवबोधन होता है, यानी आपके 30 नंबर का यहाँ पाठ्य बिंदु है। ये आपकी जो शेमुशी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है आपकी? शेमुशी पुस्तक। यानी जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 5 नंबर का गद्यांश होगा, 5 नंबर का पद्यांश होगा, 5 नंबर का नाट्यांश होगा, 5 नंबर के प्रश्न निर्माण, 4 नंबर का अन्वय, 4 नंबर का घटनाक्रम, और 3 नंबर का उचितार्थ। यानी ये उचितार्थ का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पर्यायवाची है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा जाएगा? पर्यायवाची पूछा जाएगा। यहाँ पे उचित अर्थ का मतलब ये कोई शब्द दे दिया उसका वैसा ही अर्थ क्या होगा, यानी पर्याय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पर्याय की बात कर रहे हैं। इन सभी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, मतलब सभी उदाहरणों डिटेल से मैं आपको वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, केवल उदाहरण मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। छोटी छोटी ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ कि प्रश्न पत्र को किस तरह से परीक्षा में आपको हल करना है। तो बढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम जो प्रारंभ करेंगे वो आपका जो रचनात्मक कार्य है, जिसमें आपको व्याकरण दिया हुआ है, ठीक है ना? रचनात्मक कार्य जिसमें आपके आएंगे तो पूरे नंबर आएंगे, नहीं आएंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना? यानी आपको केवल टिक करना है। उसका प्रारूप क्या रहने वाला है उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं आपका प्रत्यय। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं भाई? सबसे पहले तो आप कहेंगे सर प्रत्यय ले रहे हैं। सबसे पहले आपका प्रत्यय आपका टॉपिक है। ठीक है, प्रत्यय आपका कितने नंबर का है यहाँ पे? तो आप कहेंगे कि अभी हम बात करके आए हैं सर, प्रत्यय आपका 4 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का टॉपिक है? 4 नंबर का टॉपिक है, और ये 4 नंबर आपको यहाँ से बिल्कुल मिलने वाले हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी एक कक्षा हम और महत्वपूर्ण डालने वाले हैं। ठीक है, हाँ, उसका जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं, देखिएगा परीक्षा में कुछ ट्रिक्स भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ में। परीक्षा में आपके जो प्रत्यय हैं वो कितने हैं? के सिलेबस में 5 प्रत्यय हैं। एक है आपका मतुप है, दूसरा ठक है, तीसरा त्व है, चौथा तल है, और पांचवा टाप है, और एक आपका नीप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है भाई? आपका एक नीप प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है आपका? नीप प्रत्यय है। यानी कौन कौन सा हो गया? मतुप हो गया, ठक हो गया, त्व हो गया, तल हो गया, टाप हो गया, ङीप हो गया। यहाँ पे आपको 4 नंबर सीधे सीधे मिलेंगे। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वैसे के वैसे आपको परीक्षा में काम कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे क्या क्या दिमाग लगाना है सर? तो आपको यहाँ पर देखना, मतुप या तो आपको कैसे देगा प्रश्न?
अभी एक बार प्रश्न की प्रकृति समझिएगा। आपको इस तरह से प्रश्न देगा, वाक्य बना करके देगा, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, और यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया किसको? रमणीय शब्द को अंडरलाइन कर दिया। अब ये पूछेगा इसमें प्रकृति और प्रत्यय क्या है? आपको याद नहीं करना, बस परीक्षा में ऑप्शन देखना है और उसमें से उत्तर लिखना है। ठीक है? तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, रटना नहीं है, केवल समझना है। अब मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बता रहा हूँ आपको कि अगर ये कौन-सा प्रत्यय होगा तो क्या पहचान होगी, तो कौन-सा प्रत्यय करना है, और कौन-सा प्रत्यय आ गया तो उसका शब्द कैसे बनाएँगे, उसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा। यहाँ समझ लेते हैं। पहला है आपका मतुप शब्द। इसका अर्थ क्या है, क्या शेष रहता है, उसमें ज़्यादा नहीं उलझना है। आपको केवल सिर्फ़ ये देखना है शब्द में क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको वहाँ पे क्या दिखाई देगा शब्द में, या तो मान दिखाई देगा, या मति दिखाई देगा, या मत दिखाई देगा। ठीक है? या शब्द में आपको वान दिखाई देगा, या वति दिखाई देगा, या फिर वत दिखाई देगा। ये बोले सब कब दिखाई देंगे ये? कब दिखाई देंगे? आप देखिएगा जब कोई किसी शब्द का जो है अंत है वो किससे हो रहा हो, अंत में क्या हो, शब्द के स्वर हो, और ये कब दिखाई देंगे? स्वर तो है लेकिन कौन से स्वर हो? अ या आ हो। कब? शब्द के अंत में, शब्द के अंत में। इतनी सी पहचान रखनी है, ठीक है? शब्द के अंत में क्या होंगे? स्वर होंगे तो क्या होगा? आपका मान, मति, मत दिखाई देगा। और अगर शब्द के अंत में भई ये भी स्वर है लेकिन वो ज़्यादा स्वर है और ये कम है, इसीलिए यहाँ पे 2 ही स्वरों का नाम लिया। यदि अ या आ आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर कौन-सा होगा? वहाँ पे क्या शेष रहना चाहिए उसका? वान, वति, वत। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम इसको। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, मैंने कहा श्री, या मैंने कहा बुद्धि, बुद्धि, और मैंने यहाँ पे कहा बल, ठीक है? 2 शब्द लिया मैंने, बुद्धि और बल, ठीक है? अब आप देखिएगा, यहाँ शब्द के अंत में देखिए बुद्धि, बुद्धि के साथ में अंत में क्या है? ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा है तो मतुप प्रत्यय जब होगा तो क्या लगेगा? मान लगेगा। क्यों? क्योंकि स्वर है इसके अंत में, क्या है? स्वर है। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान, ठीक है? और अगर इसके अंत में क्या है? अ या आ है ना? बल के अंत में क्या है? अ है, इसीलिए यहाँ पे क्या जुड़ेगा? वान जुड़ेगा, यानी बलवान। सुना होगा आपने? बलवान। बुद्धिमान और बलवान, परीक्षा में पहचान कैसी करनी है आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है। अगर मान या वान दिखाई देता है किसी भी शब्द के अंत में, तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है? मतुप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। और अगर बुद्धि प्लस मतुप दिया हुआ है तो आपको क्या जोड़ना है? मान, मति, मत। यानी ये कहें कि हम पुल्लिंग में आपके मान और वान होगा, स्त्रीलिंग में मति, वति होगा, और नपुंसक लिंग में मत, वत होगा। हमने प्रत्यय वाली कक्षा में डिटेल से पढ़ा रखा है, वहां आप जाके देख सकते हैं। दूसरा है आपका ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? इक शेष रहेगा। यानी आपको ठक प्लस करके दे तो इक जोड़ देना है, इक दिखाई दे तो ठक कर देना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है? त्व में त्व शेष रहेगा। त्व में आपको क्या दिखाई देगा? त्वम दिखाई देगा, है ना? त्व भी दिखाई देगा या त्वम दिखाई देगा। ठीक है? तल में आपको ता दिखाई देगा, टाप में आपको आ दिखाई देगा, और ङीप में आपको ई दिखाई देगा। इनमें 6 में से आपको 5 एज़ इट इज़ आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे मैंने कहा समाज प्लस ठक, क्या कहा भई? समाज प्लस ठक, ठीक है ना? समाज प्लस ठक, ठक। तो ठक है तो अब क्या क्या जोड़ना है यहाँ पे? इक जोड़ना है। आपको कुछ नहीं जोड़ना है, वो आपके ऑप्शन में होगा वहाँ पे, ठीक है? आपको ठक है ना, उपदा में क्या हुआ, बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, उसको छोड़िए। वहाँ पर आपको दिखेगा ठक दिखेगा तो सामाजिक रूप बनेगा इसका। ठीक है? क्या कौन-सा रूप बनेगा? सामाजिक रूप बनेगा। आपको याद नहीं करना, बस पहचान करनी है। परीक्षा में आपके सामने जो है ना परोसा गया है, बस उसको देखना है। वो जो लड्डू आपको परोसे गए हैं, आपको उठाकर बस खाने का काम करना है। ऐसे ही महत् प्लस त्वा, है ना? महत्, महत के साथ में अगर त्व जोड़ देंगे तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे सामाजिक में इक दिखाई दे रहा है लास्ट में, इक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ठक प्रत्यय है। इक दिखाई दे रहा है मतलब कौन-सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा त्व दिखाई दे रहा है तो रूप क्या बन जाएगा? महत्वम, महत्वम, ठीक है? महत्वम। अब यहाँ पे देखो त्वम दिखाई दे रहा है, कौन-सा प्रत्यय हो गया? त्व प्रत्यय हो गया। जैसे मैंने कहा जन प्लस तल, जन प्लस तल, रूप क्या बन गया हमारा? जनता। क्या रूप बन गया? ता दिखाई दे दिया लास्ट में, प्रत्यय कौन सा हो गया? तल प्रत्यय। ऐसे ही टाप की बात करूं, है ना? किसकी बात करूं? टाप की बात करूं, अज प्लस टाप, ठीक है? क्या दिखाई दे रहा है इसके अंत में?
अजा, यानी आ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सा हो गया? टाप हो गया। कौन सा हो गया? टाप हो गया। ऐसे ही आपका लेखक अ, ङीप प्रत्यय की मैं बात करूं, है ना? आपके कुमार प्लस ङीप, कुमार प्लस ङीप, तो रूप बन जाएगा आपका कुमारी, यानी दिखाई क्या दे रहा है लास्ट में? आपका ए दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ङीप प्रत्यय। तो यानी आपको शब्द कितने याद करने हैं? ये जो मैंने यहाँ पे शब्द लिखवाए हैं, इन्हीं ही वर्डों को याद करना है और आपका प्रत्यय गलत नहीं होगा। बोले सर हम कैसे मान लें? कैसे भी मत मानिए, आइए हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है ना? हम इसका क्या करके देखते हैं? अभ्यास करके देखते हैं और फिर तो यकीन करेंगे आप। चलिए, देखिएगा, पहला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। तो रमणीया लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। और आ कौन से प्रत्यय के अंत में बताया था हमने? टाप प्रत्यय के अंत में बताया था। अब देखो यहाँ पे आ, यहाँ पे टाप है क्या? नहीं है सर, इस ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे टाप है क्या? नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इन है, यहाँ भी नहीं है। बस सिर्फ क्या करना है? उत्तर। तो सी इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। करना क्या था? लास्ट में केवल शब्द देखना था। बोले सर ये तो तुक्का लग गया। क्या लग गया? तुक्का लग गया। तो तुक्का नहीं लगाना है, अगला देखना है। यहाँ क्या दे रखा है भाई? ठक दे रखा है। क्या दे रखा है? ठक दे रखा है। और ठक का क्या शेष रहता है? इक शेष रहता है। क्या रहता है? इक देखना है अब हमको यहाँ पे। यहाँ पे इकम दे रखा है, यहाँ पे इक्के दे रखा है, यहाँ पे की दे रखा है, यहाँ पर इक दे रखा है। यानी कौन सा हो गया हमारा? ठक, वार्षिक। ठीक है, यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा? क्या देखा था? ठक आया है तो इक में बदलना है, इक आया है तो ठक में बदलना है, बस सिर्फ इतना सा है। आ, यहाँ पर आया है तो हमको टाप बताना है, और टाप दिया हुआ था तो क्या जोड़ना था? आ जोड़ना था। सिर्फ इतना सा काम करना था। जल्दी से बताओ, तीसरा प्रश्न देखिएगा। शीतल प्लस त्व, शीतल प्लस त्व। भाई इसको पढ़ते रहना क्योंकि समय नहीं है ना, समय नहीं, हमको बहुत सारे प्रश्न करने, बहुत सारे उदाहरण देखने हैं परीक्षा में। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। कई उदाहरण तो आपको एज इट इज मिल जाएंगे। आपको परीक्षा का पेपर जब आप देखेंगे, विश्वास करके पढ़ना आप क्लास में, है ना? बिल्कुल। शीतल प्लस त्व, त्व का क्या शेष रहता है? त्व ही शेष रहता है ना? त्व का क्या लिखवाया था मैंने? त्वम शेष रहता है। क्या शेष रहता है भाई? त्वम शेष रहता है। यकीन नहीं हो रहा हो तो देख लो यहाँ पे क्या लिखवाया है मैंने? त्वम। त्व का क्या क्या लिखवाया है? त्वम लिखवाया है। अब देख लो यहाँ पे, है ना? अब देखो यहाँ पे त्वाम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? त्वाम दिया हुआ है, तो त्वाम नहीं होगा। यहाँ पे ता दिया हुआ है, ता भी नहीं होगा। यहाँ पे केवल त्व दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या दिया हुआ है? त्वम। आंख बंद करके लिख दो, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। अब देखो आगे आगे क्या शब्द दिया हुआ है? पस्विनी, पस्विनी। क्या दिया हुआ है इसमें? नी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नी दिया हुआ है। नी में क्या आती है? ई आती है। और ई के लिए कौन सा प्रत्यय बताया था हमने? केवल गी प्रत्यय बताया था। ई के लिए कौन सा प्रत्यय बताया है? नी प्रत्यय बताया। देखिएगा यहाँ पे ई दे रखा है, ई दे रखा है, और ई के लिए कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय है। ऑप्शन में आपको सिर्फ एक, यहाँ पे विनी दिया हुआ है, यहाँ पे निनी दिया हुआ है, यहाँ पे इन दिया हुआ है। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या दिया हुआ है? नीप दिया हुआ है, और ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अ इसका सही जवाब हो जाएगा। अ इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बताइए जरा, युत्ते बल प्लस मतुप, बल प्लस मतुप। मतुप का क्या शेष रहता है? मत या वत, मत या वत। लेकिन उसके लिए नियम बताया था हमने। क्या नियम बताया था? अगर अ या आ है शब्द के अंत में तो क्या जुड़ेगा? वान जुड़ेगा। और उसके अलावा कोई स्वर है तो क्या जुड़ेगा? मान जुड़ेगा। अब देखो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द दिया हुआ है आपका? जनः शब्द दिया हुआ है। कौन सा? जनः। जनः होता है पुल्लिंग का, और पुल्लिंग में क्या जुड़ता है? वान। ठीक है, वान या मान। अब यहाँ पे अ या आ है तो क्या जुड़ना है हमको? वान। अब देखो यहाँ पर वान मान का झंझट ही नहीं है, यहाँ बलवती है या बलमती है। ठीक है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, कौन सा? ब ऑप्शन है। तो मैं मानता हूं कि प्रत्येक के जो प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होंगे। अगला इसी प्रकार का जो प्रश्न है उसको करके बताइएगा। ये देखिएगा, ये वाला प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है ना? ये आपका बोर्ड के परीक्षा का प्रश्न पत्र लिया था, रमणीया। रमणीया में कौन सा है? बताइए जरा।
तो रमणीय प्लस टाप क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। धन प्लस मतुप, वहां पर क्या था, धन में देखो अ आ रहा है, वहां पे बल दिया हुआ था, यहाँ पे धन दिया हुआ है, धनवान, क्या रूप बन जाएगा, धनवान। क्यों, क्योंकि पुल्लिंग में जनः, वहां पे देखो धन धन प्लस मतुप है और यहाँ पे बल प्लस मतुप है ना, बल प्लस मतुप जनः, सेम है। परीक्षा में कुछ नहीं बदल रहे हैं, ये कुछ नहीं बदल रहे हैं, एज इट इज पूछ रहे हैं। यहाँ पे धन प्लस मतुप देगा, ये जनः दे दिया तो धनवान कर दिया हमने। और यहाँ पे देखो जनता, जनता, मैंने बताया था कि अगर ता दिखाई दे रहा है तो कौन सा प्रत्यय होगा, तल होगा। कौन सा होगा, तल होगा। देखो ऑप्शन में देखो, ता दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, अता दिया हुआ है, तल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। कोई तुक्के वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, या पूरा आपको अगर प्रत्यय कुछ नहीं आता है तो जो तरीके बताए हैं केवल उनको लगा देना, परीक्षा में प्रश्न सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ठक, ठक का क्या शेष रहता है, इक शेष रहता है। क्या शेष रहता है, इक शेष रहता है। धातु की उपधा में क्या होता है, वृद्धि होती है ना। तो वैज्ञानिकाः वैज्ञानिकाः, है ना। तो वैज्ञानिकाः, वैज्ञानिक होता है ना, तो ग इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन का रूप है। कहाँ का रूप है, बहुवचन का रूप है। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पे महत् प्लस त्वम, यहाँ पर देखो शब्द के अंत में क्या दिखाई दे रहा है आपको, त्वम दिखाई दे रहा है, त्वम दिखाई दे रहा है, यानी कौन सा प्रत्यय होगा आपका, त्व प्रत्यय हो जाएगा, है ना। महत्वम, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, त्व, महत प्लस त्व, है ना, त्वत नहीं त्व, ठीक है। तो महत प्लस त्व, यहाँ पे ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल त्व होगा, महत प्लस त्व, महत्वम ऐसा रूप बन जाएगा। ब इसका सही, ख इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है, बिल्कुल इजी है। तो प्रत्येक का जो प्रश्न आएगा वो उसमें आप गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी प्रकार हम और भी जो प्रश्न है उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे के जो प्रश्न है। अगला देखिए, यहाँ पे हमने कौन सा की बात की है, प्रत्यय, यानी प्रत्यय के हमारे 4 नंबर क्या हो गए हैं, पक्के हो गए हैं, है ना। हाँ, किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर क्या करें भाई, शेयर करें। दूसरा टॉपिक है आपका समय ज्ञान का। कौन सा टॉपिक है, समय ज्ञान का है, और ये भी कितने नंबर का है आपका, 4 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का टॉपिक है, 4 नंबर का टॉपिक है। बिल्कुल सरल सा टॉपिक है और ये 4 नंबर आपको सीधे सीधे मिलने वाले हैं। बस थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है। कितने शब्द याद करने हैं आपको, कितने शब्द याद करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 16 शब्द याद करने हैं। क्या याद करना है आप समझिएगा, यहाँ पे समय ज्ञान में, है ना। एक है शब्द हमारे पास में बजे, बजे को कहते हैं वादनम, ठीक है। और सवा को कहते हैं सपाद, साढ़े को कहते हैं सार्ध, और पौने को कहते हैं पादोन। यानी हम ये कहें कि बजे को क्या कहते हैं, बजे को कहते हैं वादनम, ठीक है। सपाद को कहते हैं सवा, साढ़े को कहते हैं सार्ध, ठीक है। और पादोन को कहते हैं पौने। समय ज्ञान की एक हमने विस्तृत कक्षा बना रखी है, पूरा वीडियो बना रखा है डिटेल से। आप डिटेल से वहां जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। समझ रहे हो, आपको वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक क्या होगा, मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ध्यान क्या रखना है समय ज्ञान में, समय ज्ञान में ये ध्यान रखना है कि आपको हिंदी में समय देखना आना चाहिए। जो घड़ी, यहाँ पे मैंने घड़ी देकर के बताया है, कैसा प्रश्न पूछागा आपसे उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, और आपको 1 से लेकर के 12 तक की गिनती याद रखनी है। अब जैसे मैंने 1 बजे के लिए क्या कहा, एकवादनम, 2 बजे के लिए द्विवादनम, 3 बजे के लिए त्रिवादनम, 4 बजे के लिए चतुर्वादनम, 5 बजे के लिए पंचवादनम, 6 बजे के लिए षड्वादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 9 बजे नववादनम, 10 बजे दशवादनम, 11 बजे एकादश वादनम और 12 बजे द्वादश वादनम। कितना हो गया समय, द्वादश वादनम, द्वादश वादनम। तो ये 12 बजे तक का मैंने समय लिख दिया है। इसके अलावा आपको बस इसका ही प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर सवाया टाइम है तो सिर्फ इसके सामने सपाद लगाना है, साढ़े का टाइम है तो इसके सामने सार्ध लगाना है, और पौने का टाइम है तो सिर्फ इसके सामने क्या लगाना है आपको, पादोन लगाना है। क्या लगाना है, पादोन लगाना है। ठीक है, तो ये लिख करके दे दिया हूँ यहाँ पर।
एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। अगर सवा एक हुआ तो सपाद एकवादनम, सवा दो हुआ तो सपाद द्विवादनम, साढ़े तीन हुआ तो सार्ध त्रिवादनम, पौने चार हुआ तो पादोन चतुर्वादनम। सिर्फ आपको तीन शब्द और जोड़ने हैं इसमें। कौन कौन से? सपाद, साढ़े, साढ़े के लिए कहा गया है यहाँ पे सार्ध, ठीक है, ये सवा के लिए कहा गया है, और को थोड़ा सही लिख देता हूं, ये आपका सवा के लिए कहा गया है, ये साढ़े के लिए कहा गया है, ये पौने के लिए कहा गया है। पौने के लिए क्या कहेंगे? पादौन। और बजे के लिए वादने। वादने, क्योंकि आपका प्रश्न जो आएगा वो किस में आएगा? वाक्य प्रयोग करके आएगा। कैसे प्रश्न आना है आपका? सिर्फ आपको ये ध्यान, ये आपके परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। पूरा वाक्य आप पढ़ लीजिएगा। काम की बात क्या है? प्रातः नववादने। क्या है? प्रातः नववादने। तो आपको यहाँ पे कितना समय दिया हुआ है? 9 बजे। तो 9 को कहते हैं नव और बजे को कहते हैं वादने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नववादने। क्या हो जाएगा? नववादने। ये देखिएगा यहाँ पर क्या है? सवा नौ। सवा नौ, सवा को कहते हैं सपाद, नौ को कहते हैं नव, बजे को कहते हैं वादने। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सपाद नववादने। ऐसे ही साढ़े नौ। साढ़े नौ, साढ़े को कहते हैं सार्ध, नौ को कहते हैं नव, और बजे को कहते हैं वादने। रूप क्या बन जाएगा आपका? सार्ध नव वादने। ऐसे ही पौने दस। पौने दस, पौने दस को क्या कहते हैं? पादोन। पौने को कहते हैं पादोन, दस को कहते हैं दश, और बजे को कहते हैं वादने। तो रूप क्या बन जाएगा आपका? पादोन दश वादने। ऐसे ही आपका 10 बजे, तो 10 बजे में इसको कहते हैं दश, और बजे को क्या कहते हैं? वादने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका रूप? दश वादने। क्या करना है आपको? सिर्फ चार शब्द तो याद करने हैं। 1 से 12 तक की गिनती याद करनी है और चार शब्द याद करने हैं, काम हो जाएगा। प्रैक्टिस करते हैं एक दो उदाहरण की ओर। देखिएगा क्या कह रहे हैं कि पंच विनोदः, पंच 5 बजे उत्तिष्ठति। तो 5 बजे, पांच को कहते हैं पंच, और बजे को क्या कहते हैं? वादने। क्या कहते हैं? वादने। ऐसे ही साढ़े छह, साढ़े को क्या कहते हैं? सार्ध, और छह को कहते हैं षड, और बजे को क्या कहते हैं? वादने। ठीक है, साढ़े छह को क्या कहेंगे? सार्ध षड वादने। ऐसे ही सवा सात, सवा को कहते हैं सपाद, सवा को क्या कहते हैं? सपाद। बजे को कहते हैं सॉरी सवाद, सप्त, सात को कहते हैं सप्त, और बजे को कहते हैं वादने। ठीक है, अभी यहाँ पे वैसे वादनम कहते हैं, आपका कार्य क्या है? वाक्य प्रयोग करके दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको वादने पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? अभी सिर्फ उतना बता रहा हूँ कि आपको परीक्षा में जाके लिखना क्या है, वैसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना? हाँ, वैसे ही लिख देना है आपको, वैसे छाप देना है, ऐसे कहते हैं ना। अब यहाँ पे देखो 8:45, 8:45 को संस्कृत में कहते हैं पौने नौ। पौने नौ, पौने को कहते हैं पादौन, नौ को कहते हैं नव, और बजे को कहते हैं वादने। ठीक है, पादौन नव वादने, इतना भी लिख दोगे काम चल जाएगा। ठीक है, 2:30 बजे, 2:30 बजे, ढाई को वैसे बोलते हैं साढ़े दो, साढ़े को कहते हैं सार्ध, दो को कहते हैं द्वि, और बजे को कहते हैं वादने। बस इतना सा काम करना है और आपका काम हो जाएगा। यानी रूप क्या आपका यहाँ पे क्या काम हो जाएगा? बिल्कुल सर, कि समय वाला जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे यहाँ से? सीधे सीधे 4 नंबर मिल जाएंगे। यानी चार आपके प्रत्यय के नंबर हो गए, चार आपके समय ज्ञान के नंबर हो गए, 8 नंबर तो आपके सीधे सीधे ऐसे ही मिलने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई संदेह संदेह नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। देखिएगा, कोशिश यही करें आप, ठीक है? कोशिश क्या करें? इसी प्रकार से करें कि आपका प्रश्न क्या ना हो, गलत ना हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो सारणी दी हुई है मैंने, बजे 1 से लेकर के और मैंने 12 बजे तक का समय यहाँ पे दे दिया है। डिटेल में हम कहाँ पे चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, समय ज्ञान का एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तीसरा टॉपिक है आपका संधि, और संधि भी आपके 4 नंबर की है। कितने नंबर की है भाई संधि? संधि भी आपके 4 नंबर की है, और यहाँ से 4 प्रश्न आपसे पूछे, 5 प्रश्न दिए हुए होंगे, उनमें से कोई 4 करना है। ठीक है ना? हर उसमें दिया हुआ है, एक एक प्रश्न एक्स्ट्रा दिया हो, जहाँ चार
प्रश्न दिए हुए हैं उनमें से कोई 3 करने होंगे, है ना? और जो 5 4 पूछा जाएगा तो वहाँ 5 प्रश्न दिए हुए होंगे, तो उनमें से आपको देखना है। ठीक है? अभी हम इस कक्षा में आपके संधि की कोई परिभाषाओं की बात नहीं करेंगे, ठीक है? संधि की कोई परिभाषाओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि परिभाषा के अनुसार वो संधि ना तो परिभाषा पूछता है, ना ही परीक्षा में संधि का नाम पूछता है। ठीक है? सिर्फ़ आपसे या तो संधि पद पूछेगा या संधि विच्छेद पूछेगा। ठीक है? क्या-क्या पूछ सकता है आपसे? संधि पद और संधि विच्छेद, ये 2 चीज़ें पूछेगा आपसे। संधि विच्छेद। तो अभी सिर्फ़ उदाहरणों का अभ्यास करना है ना, जो मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिए हैं, सेलेक्टेड एग्ज़ाम्पल लिए हैं, आपको संधि के नाम में उलझना नहीं है, कौन-सी संधि है उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल का प्रैक्टिस करना है कि अगर ये शब्द आ गए, तो परीक्षा में मुझे क्या लिख कर के आना है, ठीक है ना? क्या लिख कर के आना है, तो बढ़ते हैं हमारे देखिए, कुर्वन् प्लस आसीत, कुर्वन् प्लस आसीत तो क्या हो जाएगा? कुर्वन्नासीत, कुर्वन्नासीत, ठीक है? डबल न हो जाएगा इसमें, द्वित्व हो जाएगा, ठीक है? तयोरेकः, तयोरेकः तो तयोः प्लस एकः संधि का नाम नहीं पूछेगा आपसे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तयोः प्लस एकः आ जाए तो तयोरेकः करना है और कुर्वन्नासीत् आ जाए तो कुर्वन् प्लस आसीत् करना है, ठीक है? अगर ये वाला शब्द आ जाए, ये वाला शब्द आ जाए, तो आपको ये वाला करना है। और अगर ये वाला शब्द दिया हुआ है वहाँ पर, तो आपको इस तरह से संधि का पद बनाना है। यानी ये संधि पद हो गया, ठीक है? ये क्षमा करें, ठीक है? ये आपका संधि पद हो गया और ये आपका संधि विच्छेद हो गया। ऐसे ही न प्लस उत्थित ये आपका संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोत्थित, नोत्थितः। ये एग्ज़ाम्पल आपको बिल्कुल याद ही कर लेने हैं, है ना? और परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आने वाला है, जो उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। देखो परिभाषाओं को याद करने का समय नहीं है अब आपके पास में, सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल जितने से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल आप क्या कर सकें, देख सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें, तो उनको देख ली सत्त्वस्वपि यानी क्या है यहाँ पर? ये सत्व सत्सु प्लस अपि, ठीक है? ऐसे ही देखो कितनी बड़ी संधि पूछी गई है तथा प्लस हि प्लस अहम प्लस एतस्मिन। कितना बड़ा शब्द बनेगा इसका देखिएगा। तथा में क्या जुड़ा? अपि जुड़ा तो तथापि और अपि में अहम जुड़ा तो तथाप्यहम्, ठीक है? तथाप्यह म में ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा? तथाप्यहमेतस्मिन्, एतस्मिन् ऐसा शब्द बन जाएगा। बहुनी प्लस अपत्यानि, बहुनी प्लस अपत्यानि यण संधि है वैसे यहाँ पर बहुन्यप अपत्यानि, बहुन्यपत्यानि जलो जल प्लस उपप्लव उपप्लवः, ठीक है? तो ये आपको उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं और कुछ उदाहरणों की बात कर लेते हैं। ये परीक्षा में पूछे हुए उदाहरण ही हैं भाई, जो पिछले प्रश्न पत्र हैं आपके, उनमें से लिए हुए प्रश्न हैं, उदाहरण है ये और आपके पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं, वो आपके यहाँ पे संकलित किए गए हैं। जैसे प्रकृति ही प्लस एवा क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, है ना? शुचि दूरवहमात्र जीवितं जातम् प्रकृतिरेव शरणम प्रकृति प्लस रेव, है ना? प्रकृति प्लस एव प्रकृतिरेव, ठीक है? तावद विभज्य बुद्धि बलवती के पाठ से है तावत प्लस विभज्य, तावत प्लस विभज्य, ठीक है? ये परीक्षा में आई तो इस तरह से करना है। किंचित प्लस अनंतरम तो यहाँ पे हो जाएगा किंचित, किंचित प्लस अनंतरम, ठीक है? किंचित प्लस अनंतरम नागाश्च, है ना? तो नागाः प्लस च यानी नागाश्च सरसो भवेत्, सरसः प्लस भवेत्, सरसः प्लस
भवेत, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। ठीक है, सरसः प्लस भवेत। तो आपको इस तरह से क्या करना है, वहां पे परीक्षा में लिखना है, इस तरह से परीक्षा में लिखना है। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर क्या नहीं दिया जाएगा आपको, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। चलिए, और कुछ उदाहरण देखते हैं इसमें। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रथम प्लस धर्मः, प्रथमो धर्मः, प्रथमो धर्मः। ठीक है, कश्चन, कः प्लस चन, कः प्लस चन, कुर्यात् प्लस इदानीम, कुर्याद इदानीम। ठीक है, सृष्टि प्लस रेशा, सृष्टि ही प्लस एषा, स्यात् प्लस नरपति। एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा भाई आपसे, है ना, स्यात् प्लस नरपति ही। ठीक है, स्यात् प्लस नरपति ही। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके देखता हूँ इसका। अन्य, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर ही दे दिया है क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा था लिखने में, है ना। अन्य प्लस उक्तयः, अन्योक्तयः, अन्य प्लस उक्तयः, अन्योक्तयः। निपितानि प्लस अम्बुनि, निपितान्यम्बुनिः। कृत प्लस उपकारः, कृत प्लस उपकारः, कृतोपकारः। तपनः प्लस उष्ण तप्तम, तपनोष्ण तप्तम, तपनोष्ण तप्तम। तव प्लस उत्तमाश्री, है ना, तव प्लस उत्तमा, तवोत्तमः, तव प्लस उत्तमः, तवोत्तमः। न प्लस एतादृशा, न प्लस एतादृशा, नैतादृशा, न प्लस एतादृशा, नैतादृशा। पिपासितः प्लस अपि, पिपासितोपि, पिपासितः प्लस अपि, पिपासितोपि। को प्लस अपि, कोऽपि, को प्लस अपि, कोऽपि। रिक्तो प्लस असि, रिक्तोसि, रिक्तो प्लस असि, रिक्तोसि। यहां से इनमें से कोई, इस स्लाइड में से आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मीनः प्लस अयम, मीनो य, सॉरी, मीनो प्लस मीनः प्लस अयम, मीनो यम, है ना, यम, मीनो यम। सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि, सर्वैपि। ठीक है, सरसः भवेत, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले, सरसो भवेत, अभी हम करके आए हैं इसका। खगः मानी, एकः एव खगः मानी, है ना, यानी खगो मानी, क्या बन जाएगा इसका, खगो मानी। मीनः प्लस नु, मीनः प्लस नु, यानी रूप बन जाएगा आपका मीनो नु, मीनो नु। पिपासितः वा, पिपासितो वा म्रियते, है ना, याचते वा पुरंदरम, रे रे चातक सावधान मनसा, वो वाला है ना। हाँ, तो यहाँ पे पिपासितः वा क्या हो जाएगा, पीपा, हम्म, पिपासितो वा, पुरतः प्लस मा, पुरतो मा, पुरतः प्लस मा, पुरतो मा। और क्या उदाहरण हो जाएंगे इसके, पदातिरेव, पदाति ही प्लस एवः, पदाति ही प्लस एवः। निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे, निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे। अभी प्लस आगतम, अभ्यागतम। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल क्या कर सकूं, पहुंचा सकूं, जिससे आप जल्दी जल्दी क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। एक बार दो बार आप इस वीडियो को देखें, आपके सामने वो शब्द होंगे और आप तुरंत क्या करेंगे, उसको टिक करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, है ना। भोजन प्लस अंते, भोजन प्लस अंते, भोजन अंते। चोरो प्लस अयम, चोरः प्लस अयम, है ना। गृह प्लस अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे। ठीक है, गृहाभ्यंतरे। लीला, लीलयैव, लीलया प्लस एवः, लीलया प्लस एव। यत प्लस उक्तम, यदुक्तम, यदुक्तम का क्या हो जाएगा, यत प्लस उक्तम। प्रबुद्ध प्लस अतिथि, प्रबुद्ध प्लस अतिथि, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। ठीक है,
और देखिएगा थोड़े से उदाहरण 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं इसके। शिवस्तु, सॉरी शिशवस्तु, शिशवः प्लस तु, शिशवः प्लस तु, विस्फोटकैरपि, विस्फोटकैः प्लस अपि, विस्फोटकैः प्लस अपि, सहस्रं सहस्रशो अन्ये, सहस्रशः प्लस अन्ये, सहस्रशः प्लस अन्ये, विचित्रोऽयं, विचित्रः प्लस अयं, विचित्रः प्लस अयं, भूकंपो जायते, भूकंपः प्लस जायते, भूकंपः प्लस जायते, भूकंपो जायते। ठीक है? तो ये आपके कौन से उदाहरण हैं? आपके संधि से संबंधित उदाहरण है। मैं मानता हूँ कि यहाँ से आपके 4 नंबर का जो प्रश्न है, वो क्लियर होने वाला है। किसी प्रकार से कोई गलत नहीं होगा। अगला जो है आपका प्रश्न आएगा, वो आएगा समास से संबंधित। कौन-सा प्रश्न आएगा भई? समास से संबंधित। समास भी कितने नंबर का है आपका? 4 नंबर का है। यानी मैं कहूँ, समास का जो बिंदु है, समास वो भी कितने नंबर का है आपका? 4 नंबर का है। तो बात कर लेते हैं वो 4 नंबर कौन-कौन से हैं आपके, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएँगे, है ना? आपसे वही समास का नाम नहीं पूछ रहा है, समास का नाम नहीं पूछ रहा है, केवल आपको समास विग्रह करना है। समास विग्रह और समास विग्रह का क्या करना है आपको? समस्त पद बनाना है, बस इतना सा करना है, समस्त पद। ठीक है? समस्त पद, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। कैसा प्रश्न आएगा? इसी प्रकार से आएगा केवल चतुष्टयम्, प्रश्न चतुष्टयम्। 5 प्रश्न दिए हुए हैं, केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्याघ्रमारी इयम् इति मत्वा भयाकुलचित्त, ये अंडरलाइन है भई, अंडरलाइन आएगा, है ना? इसमें ये कैसे रह गया अंडरलाइन करना? तो भयाकुलचित्तः है इसमें, इसका प्रतिवचनम है रेखांकित पद। यहाँ पर है कुशलवौ, कुशलवौ इसका रेखांकित पद है। इसका है पुत्रस्य दैन्यम, पुत्रस्य दैन्यम, इसका है समलम, मलेन सह, है ना? ये है। अब देखिएगा भयाकुल चित्तः, भयाकुल चित्तः, यहाँ पर भयाकुल चित्तः का क्या हो जाएगा? भय से वह आकुल चित्त वाला, है ना? भयाकुलः चित्तः, भयात् आकुलः चित्तः, ठीक है? तो यहाँ पर ए इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। प्रतिवचनम, है ना? वचनम वचनम प्रति, वचनम वचनम प्रति, कहाँ गया इसका? ये रहा, वचनम वचनम प्रति, ठीक है? ये इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा कुशलवौ, कुशलवौ, कुशश्च लवश्च, कुशश्च लवश्च, है ना? नियम पढ़ने का टाइम नहीं है। आप केवल और केवल एग्ज़ाम्पल के ऊपर क्या करें, ध्यान दीजिएगा। कुशलवौ, है ना? कुशश्च लवश्च, इसका सही जवाब हो जाएगा। पुत्रस्य दैन्यम, पुत्रस्य दैन्यम, है ना? पुत्र दैन्यम, मलेन सह, यानी समलम, मलेन सह, मलेन सहितम समलम, समलम धरातलम, है ना? हाँ, कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्षम समलम धरातलम, पढ़ा था हमने पहले पाठ में। तो इस प्रकार से ये होगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा वाष्पयान माला, वाष्पयान माला, इसका रेखांकित पद ये हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये भी कुछ लव आपके पूछा गया है ना? व्यवधान एन सहितम, आगे देखिएगा कृतोपकारः, ये रेखांकित पद है, और रसायन मुकुलानी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम, तो वाष्पयान माला, चलिए, है ना? तो वाष्पयानानां माला, वाष्पयानानां माला, वाष्पयानमाला। आगे देखिएगा विदूषकेन कुशलवश्च, कुशलवौ इसका सही जवाब हो जाएगा। व्यवधानेन सहितम सव्यवधानम, है ना? सव्यवधानम, ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो सहा नहीं होगा, केवल सह होगा इसमें, है ना? समलम, ऐसे ही सव्यवधानम। कृतः उपकारः, कृतोपकारः, कृतोपकारः, कृतः उपकारः, कृतोपकारः। भृङ्गारसाल मुकुलानि, रसालानि मुकुलानि, है ना? हाँ, समाश्रयन्ते। तो यहाँ पर रसालानि मुकुलानि समाश्रयन्ते, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ उदाहरण, मलेन सहितम समलम, मतलब परीक्षा में आपको इस तरह से प्रश्न देके पूछा जाएगा। तो सिर्फ हम केवल बात कर लेते हैं किसके ऊपर, केवल समस्त पद और उसका विग्रह, ठीक है ना? यहाँ पे मलेन सहितम समलम, अभी आपको समास का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, हरिताः
च ये तरवः तेषां हरिततरूणां ललिताः च याः लताः तासां ललितलतानां ललितलतानां नवमालिका नवामालिका नवमालिका 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 धृत सुख संदेशः तो क्या हो जाएगा धृत सुख संदेशम। अगर आपने वो चैप्टर याद किया है उस चैप्टर को पढ़ा है तो शब्द देखते ही आप समझ जाएंगे जो पाठ में दिए हुए हैं वो यही तो शब्द हैं। समलं धरातलं ललित तरु ललित लतानां हरित तरुणां माला रमणीया है ना वहां पे कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम। न? ये इस तरह से आपको क्या करना है ना। हाँ देखना है आपको समझना है। कज्जल इव मलिनम कज्जल मलिनम मुंचति धूमम है ना शतशकटी यानम ऐसे दुर्दांतैर्दशनैरमुना स्यात् तो दुर्दांतैर्दशनै भीमा च असौ भानु भीम च असौ भानु क्या हो जाएगा भीम भानु। इन उदाहरणों का आप क्या करें अभ्यास करें क्या कह रहे हैं यहाँ पे तत्वार्थस्य निर्णयः तत्वार्थ निर्णयः वाचीपटु वाक्पटुः धर्म धर्मं प्रददाति इति ताम धर्मप्रदां न कातरः न हितम अहितम महान आत्मा येषां महात्मनां विमूढ़ाधि यस्य सः विमूढ़धिः राजा च असौ अंसः राजहंस पूछा जा सकता है परीक्षा में राजहंस ठीक है राजहंस वृक्षस्य उपरि वृक्षस्य उपरि वृक्षोसरि वृक्षोपरि उत्तमा च इयं श्रीः उत्तम श्रीः पक्षिणां सम्राटः पक्षि सम्राटः स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थित प्रज्ञा पूर्वं न पूर्वं व्याघ्रचित्रकाः व्याघ्रः च चित्रकः च अम्बरपन्थाः सावधानं च तत् मनः तेन सावधान मनसा तेरे चाटक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वैपि नेतादृशा है ना। तो ये हो गया कुछ उदाहरण और देख लेते हैं उद्यम समः आ सकता है ये परीक्षा में उद्यम उद्यम समः उद्यमेन समः है ना एक ही में आएगा उद्यमेन समः शरीर स्थितः निर्बलः निर्गतं बलं यस्मात् सः निर्बलः देहस्य विनाशनाय क्या होगा देह विनाशनाय महावृक्षः महान वृक्ष सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः है ना। समानशील व्यसनेषु सख्यम समानं शीलं व्यसनं येषां तेषु समानशील व्यसनेषु समानशील व्यसनेषु अयोग्यः न योग्यः अयोग्यः न योग्यः तुच्छै जीवै तुच्छ जीवः तैः है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा ये आपके समास से संबंधित क्या थे भाई है ना समास से संबंधित उदाहरण थे किससे संबंधित उदाहरण थे आपके समास से संबंधित उदाहरण थे। तो समास से संबंधित उदाहरणों में हमने ये जाना कि केवल कितने नंबर का टॉपिक है हमारा 4 नंबर का है। संधि का कितने नंबर का टॉपिक था तो संधि का भी 4 नंबर का था। समय का कितने नंबर का टॉपिक था तो समय भी 4 नंबर का था। और प्रत्यय का कितने नंबर का टॉपिक था प्रत्यय भी 4 नंबर का था। और मेरा विश्वास है कि इस कक्षा से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है ना। यानी आपको जितना करना है ना परीक्षा में वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को क्या करें लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न है आपका वाच्य का कौन सा है भाई वाच्य का वाच्य परिवर्तन से संबंधित आपका प्रश्न आता है और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है। समझिएगा वाच्य थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वैसे हमने पिछली कक्षा में प्रश्न निर्माण की कक्षा में हमने क्या किया था इसको समझाया था। देखिएगा वाच्य आपके 3 होते हैं कर्तरी वाच्य ठीक है कर्मवाच्य
और भाववाच्य कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। ठीक है, इधर आपका एक सेंटेंस में क्या होगा? कर्ता होगा, कर्म होगा या फिर क्रिया होगी। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। कर्म में कौन सी होती है? द्वितीया होती है। और क्रिया किसके अनुसार इसमें सॉरी, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? अभी इस तरह से समझिए, कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। कर्म में कौन सी होगी? द्वितीया। और क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। ठीक है, ऐसे कर्मवाच्य की बात करूं तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्म के अनुसार। ठीक है, ऐसे ही भाववाच्य में बात करूं तो भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, और जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्या होने वाली है? क्रिया रहती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है? बिल्कुल, आपको शब्द रूप याद होने चाहिए, और शब्द रूप अगर अभी आप तक आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप शब्द रूप वाली कक्षा ज़रूर देखें। अर्थ सहित समझा रखा है वहाँ पे, है ना? शब्द रूप की जो कक्षा है उसको अर्थ सहित समझा रखा है। अब समझते हैं थोड़ा-सा, बस ये फॉर्मेट याद रखिएगा, किसमें प्रथमा होगी, किसमें द्वितीया होगी। यहाँ पर आपको अति, अतः, अन्ति दिखाई देगा, प्रायः, अति, तीतः, अन्ति वाला जो रूप है धातु रूप वाली कक्षा में हमने बताया था, और यहाँ पर यते, येते, यन्ते, है ना? इन सबको पढ़ा रखा है, और इसमें केवल यते मिलेगा आपको, है ना? यते मिलेगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न कैसे आएंगे उसको थोड़ा समझते हैं। ये 8वां प्रश्न रहेगा आपका, है ना? 8वां प्रश्न रहेगा, और इसमें कितने प्रश्न करने? केवल 3, और कितने, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा आपका? 3 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रणवः सुधे किम त्वम सांस्कृतिक कार्यक्रमे भागम भागम किम सुधे किम त्वम, त्वम कहाँ का है? मध्यम पुरुष एकवचन का करता है, मध्यम पुरुष एकवचन का है, तो मध्यम पुरुष में क्या आता है? ती, अतः, अंति, असी, असी, है ना? असी कहाँ पर है? ये रहा, तो यहाँ पर बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि कार्यक्रम में भागम गृह्णासि, कार्यक्रम में भागम गृह्णासि। आगे देखिएगा, सुधा क्या उत्तर दे रही है इसका? आम प्रणवः मया तत्र गीतानि, मया, यानी यहाँ पे कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। गीतानि कहाँ का है? बहुवचन का है, तो वहां पे क्या दिखाई देगा? यते, येते, यन्ते, है ना? गीतानि एकवचन है या बहुवचन है? गीतानि बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुवचन में यन्ते, मया गीतानि गीयन्ते, मया गीतानि गीयन्ते। ऐसे प्रणव फिर पूछ रहा है, किम छात्राः तत्र अपि प्राप्नुवन्ति, है ना? कि छात्र क्या क्या प्राप्त करेंगे छात्र? तो बोले पुरस्कारः, पुरस्कारेण, पुरस्काराणाम, पुरस्कारान। तो क्या छात्र, ये द्वितीय बहुवचन कर्म है ना? पुरस्कार क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया, और एक पुरस्कार नहीं, बहुत सारे पुरस्कार हैं, तो पुरस्कार है, पुरस्कारो, पुरस्काराः, पुरस्कारम, पुरस्कारो, पुरस्कारान। तो यहाँ पर क्या होगा? किम छात्राः अपि पुरस्कारान प्राप्स्यन्ति, यानी प्राप्नुवन्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द इसका सही जवाब हो जाएगा। सुधा आम सखे तत्र वार्षिकोत्सवे रिक्त स्थान पुरस्काराः प्राप्यन्ते, यन्ते दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यन्ते है, तो कौन प्राप्त कर रहे हैं? छात्र प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो छात्र क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो छात्राः पुरस्काराः प्राप्यन्ते। तो यहाँ पे ये आपका कर्म में प्रथमा हो जाएगी, और यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि तत्र वार्षिकोत्सवे छात्राः पुरस्काराः प्राप्यन्ते। ठीक है, हाँ, पुरस्काराः प्राप्यन्ते। ऐसे ही आपका देखिएगा, और एक उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे स्वप्ना कह रही है अपनी सखी को, ये संवाद के माध्यम से ही आएगा भाई आपकी परीक्षा में। ठीक है ना? किसके माध्यम से आएगा? संवाद के माध्यम से आएगा। स्वप्ना कह रही है, अयि संध्ये रिक्ति स्थान किम पठ्यते,
किम पठ्यते, क्या तुम पढ़, अब यहाँ पे देखो यते त्वम भी आ सकता है, लेकिन त्वम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे यते दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पठसी होता तो त्वम निश्चित रूप से आता है ना। तो यहाँ पे पठ्यते दिया हुआ है, यानी कर्ता में कौन सी होगी, तृतीया होगी। त्वाम द्वितीया का है, तव षष्ठी का है, त्वम प्रथमा का है, एक ही उत्तर बचा है यहाँ पे त्वया, तो यहाँ पे त्वया हो जाएगा। स्वप्ने अहम एकाम कथाम, है ना। अहम, अहम कहाँ का है, उत्तम पुरुष एक वचन का है। अहम पठामि संस्कृतम, है ना। अहम पठामि, पठामि पठावः, पठामि पठावः पठामः। धातु रूप की कक्षा में विस्तार से समझाया है। स्वप्ना त्वयि किमर्थम रिक्त स्थान पठ्यते, तो अब यहाँ पे पठ्यते है, यते है, और यते दिया हुआ है, तो यानी कर्म में कौन सी होगी, प्रथमा होगी। तो यहाँ पर देखो कथा यही चतुर्थी है, कथया तृतीया है, कथाम द्वितीया है, प्रथमा सिर्फ एक में है, इसमें कथा में। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल कथा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो कथा इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। संध्या रिक्त स्थान मनोविनादनाय कथाम पठामी, पठामी है यानी अहम, सिर्फ एक ही आएगा यहाँ पे, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है, अहम, यानी पठामी आ गया, यानी क्या आएगा, अहम आएगा। पठामी आ गया तो क्या आएगा, अहम आएगा। तो ये कौन सा है आपका, वाच्य परिवर्तन, है ना। वाच्य परिवर्तन का जो प्रश्न है, वाच्य परिवर्तन का जो प्रश्न है, वो किसके माध्यम से आएगा, आपके संवाद के माध्यम से आएगा। सिर्फ आपको क्या लिखनी है, विभक्ति लिखनी है, विभक्ति लिखनी है। कौन सी विभक्ति का रूप होगा, उसके लिए आप क्या करें, शब्द रूपों की कक्षा देखें एक बार, है ना। शब्द रूप वाली क्लास एक बार जरूर देखें, है ना। धातुओं को समझने के लिए आप धातु रूप वाली क्या करें, एक बार कक्षा जरूर देखें, जिससे आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। गलत न होने के बराबर चांस, मतलब न के बराबर चांस रहेंगे आपके, है ना। बिल्कुल। तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें भाई, है ना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली कक्षा का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका अव्यय, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है आपका, अव्यय। और परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और वहां से आपको अव्यय क्या करना होगा, है ना, लिखना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए समझते हैं थोड़ा सा। अव्यय आपके जो पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, वो कुछ अव्ययों की यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं। देखो उच्चई का मतलब होता है जोर से, जोर से या ऊंचा। ठीक है, च का मतलब होता है और, च का मतलब होता है और। ठीक है, क्व का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल। ये का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, अद्य का मतलब होता है आज, अद्य का मतलब क्या होता है, आज। तत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहां, यत्र का मतलब होता है जहां, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ये अर्थ थोड़ा सा पता होना चाहिए। इदानीम का अर्थ होता है अब, अधुना का भी होता है अब, संप्रति का भी होता है अब, सांप्रतम का भी होता है अब, इति का मतलब ऐसा भी होता है, और संपूर्णता भी होता है। यदा का मतलब होता है जब, तदा यानी तब। ठीक है, को थोड़ा सा वो कर लेता हूं मैं, है ना। तदा का मतलब होता है कब, सहसा का मतलब होता है अचानक, वृथा का मतलब होता है बेकार, शनई का मतलब होता है धीरे, पी का मतलब होता है भी, कुत का मतलब होता है कहां से, इतस्ततः इधर उधर, यदि तरही है ना, पुनः फिर से, फिर या दोबारा। ठीक है, यावत जब तक, तावत तब तक, एव ही, वा अथवा। ठीक है, न नहीं, न नहीं, ये कुछ अव्यय हैं। इनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। परीक्षा में अक्सर यहाँ से क्या होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से भी ये वाली लाइन जो है ना,
लगभग सारे से ही महत्वपूर्ण है, सारे ही महत्वपूर्ण है। इनमें से जैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएँगे, थोड़ा-सा समझ लेते हैं। थोड़ा-सा इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, मंजूषायां प्रदत्तैः उचितैः अव्ययैः पदैः अधिलिखित वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयतः। ठीक है, क्या कह रहे हैं, व्याघ्रो अपि रिक्तस्थान नष्ट गलबद्ध शृगालकः, है ना? क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कौन-सा आएगा? व्याघ्रो अपि नष्टः गलबद्धः शृगालकः। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न करना है वो आपको किसकी सहायता से करना है? मंजूषा की सहायता से करना है। कितने करने हैं? केवल त्रय करने हैं, 3 करने हैं। कितने में से करने हैं? 4 में से करने हैं। ठीक है, कितने नंबर का है आपका? बिल्कुल 3 नंबर का ये क्या है आपका टॉपिक है, प्रश्न संख्या 10 है ये, है ना? 10 नंबर का आपका प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब आपको यदि नहीं पता है, आप सबको एक साथ मत करें, एक बार चारों को पढ़ें। यत्रास्ते सा धूर्ता, यत्रास्ते सा धूर्ता, तो यत्र तत्र का जोड़ा है भाई, है ना? यत्र तत्र यावत तावत, है ना? इतस्ततः। तो यहाँ देखिएगा, यत्र दिया हुआ है, यत्र दिया हुआ है, तो देखो यहाँ मंजूषा में कहीं तत्र भी दिया हुआ है क्या? बिल्कुल तत्र दिया हुआ है, तो यत्र तत्र का बैठ गया कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भर दीजिएगा यत्र, सॉरी तत्र। ऐसे ही करना होगा, इस प्रश्न को ऐसे ही इसी प्रकार से करना होगा, है ना? क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ पे ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्र। सः दीनः इति जानन् कृषकः तं बहुधा पीडयति। वह उसको दीन जानते हुए भी, है ना? यदा मेघा गर्जन्ति, तो यदा तदा, यदा तदा, यावत तावत, ठीक है ना? ये देखो, यदा, यदा, तदा, ठीक है? और अत्र, तत्र, ठीक है? आपका अद्य, श्वः, ये आपको लगभग यावत तावत, इतस्ततः, यदि तरहि, ये क्या है, आपस में जोड़े हैं, है ना? अगर वो आएगा तो वो अगला आपको देखने को ही क्या होगा, वहां पे परीक्षा में मिलेगा। तो यहाँ पे यदा तदा, दूसरा क्या मिल गया आपको, तदा। इसीलिए कह रहा हूँ कि सारे ऑप्शन आपको देखना है। कहने का मतलब आपका अत्र भी हो गया और तदा भी हो गया, बच गए दो, है ना? तो दो में क्या हो गया, वह उसको आ, दीन ऐसा जानते हुए भी कृषक क्या कर रहा था, उसको बहुत पीड़ित कर रहा था। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अपी, अपी यानी भी। इसके लिए अर्थ आपको आना जरूरी है। और सहसा के लिए मैंने अभी लिखवाया था आपको अचानक, अचानक वो भाग गया, है ना? यानी अचानक नहीं आएगा इसमें, सहसा ही आएगा। मैंने क्या लिख दिया है, अचानक आएगा। अचानक इसका अर्थ है ना? क्या आएगा यहाँ पे, सहसा। बात समझ में आ गई होगी। और किस प्रकार से आ सकता है प्रश्न, तो देखिएगा अगला प्रश्न करके देखिए, खुद करके देखिएगा इसका अभ्यास। वही है आपका, मंजूषा नीचे दी गई हुई है ना? हाँ, एक दो तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, है ना? हाँ, अब देखिएगा, विद्यालय रिक्त स्थान प्रतियोगिता आसीत। हाँ, ये थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ बता देता हूँ। मध्य आएगा तो वर्तमान काल आपका होगा, स्व आएगा तो भविष्य काल, और ही आएगा तो भूतकाल का वाक्य होगा। ठीक है, कौन से काल का वाक्य होगा, भूतकाल का। अब देखो यहाँ पे आसीत, आसीत कहाँ का है, भूतकाल का वाक्य है। अब इसके लिए धातु रूप आनी चाहिए आपको। और धातु रूप वाली कक्षा आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आई बटन पर भी उसका लिंक शो कर रहा होगा। तो वहां पर वो कक्षा है, आप एक बार जरूर उसको क्या करें, थोड़ा सा एक बार रूप तो क्या कर लीजिएगा, देख ही लीजिएगा, अनुवाद में भी काम आएंगे, है ना? तो आसीत, आसीत की बात करें, आसीत कहाँ का है, भूतकाल का है। तो इन तीनों में से क्या होगा, कोई ना कोई सा होगा। तीनों में से क्या दिया हुआ, एक ही दिया हुआ है, हियर, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर। अब देखिए कच्छप कैसा चलता है, कच्छवा जोर जोर से थोड़ी चलता है। पहले इनके एक बार अर्थ निकाल लेना। यत्र यानी जहाँ, हिय यानी बीता हुआ कल, शनै यानी धीरे, तरही यानी तरही, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे। तो कच्छप कैसे चलता है, धीरे चलता है, शनै चलता है। यदि वृष्टि, यदि तदि, यदि तरही, अभी बताया था मैंने, इनका कॉम्बिनेशन है। यदि दिख गया तो आंख बंद करके क्या लिख दो, तरही लिख दो। यदा दिख गया तो तदा लिख दो। बच गया क्या आपका, एक ही तो बच गया। कौन सा बच गया, अब देखो यहाँ पर भी यत्र और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तत्र। तो यत्र के साथ में क्या आएगा,
तत्र अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाकर आप परीक्षा में बैठेंगे, बिल्कुल आपका सारा का सारा जो पेपर है वो ऐसे लड्डू लगेगा आपको, है ना? और एक भी यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ पर आप इस तरह से क्या करें, इनके अर्थ को ज़रूर एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ये आपके जो अर्थ हैं, ये आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में यही अव्यय निर्धारित किए गए हैं, इनसे बाहर आने की संभावना न के बराबर है। वैसे एग्ज़ामिनर पूछ सकता है क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में जो अव्यय दिए हुए हैं, उनको पूछ सकता है, लेकिन फिर भी संभावना यहीं से आने की होगी क्योंकि ये अभी हमने पिछले 2 प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को हल किया और उसमें आपने देखा कि ये सारे यहीं से पूछे गए हैं प्रश्न, है ना? अगला है आपका अशुद्धि संशोधन का एक टॉपिक आता है, किसका आता है? अशुद्धि संशोधन का। किसका टॉपिक आता है भई? अशुद्धि संशोधन का टॉपिक आता है और अशुद्धि संशोधन में आपके कर्ता और क्रिया का ज्ञान आपको होना चाहिए, कर्ता और क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। यानी आपने 9th क्लास में आपने कारक और विभक्ति पढ़कर आए हो, कारकों का और विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको शब्द रूप और धातु रूप तो कम से कम आने ही चाहिए। सामान्यतः आपसे प्रश्न क्लियर हो जाता है शब्द रूप और धातु रूप का अगर आपको ज्ञान है तो, है ना? और उसके लिए हमने क्या नाम है विस्तार से अर्थ सहित क्या कर रखा है, एक वीडियो बना रखी है, उसको आप क्या करें ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है, वैसे सामान्य चर्चा हम यहाँ कर ही रहे हैं। देखिएगा कैसा प्रश्न आता है उसको समझते हैं एक बार। यूयं पाठं पठति, है ना? यूयं पाठं, यूयं कहाँ का है आपका? मध्यम पुरुष बहुवचन का है। क्रिया कहाँ का है? ये आपका प्रथम पुरुष एकवचन का है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? नियम यही लिखवाया था हमने कि कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की ही होगी। ये एक नियम है, सामान्य सा नियम है और यूयम कहाँ का है? मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी आपके मध्यम पुरुष बहुवचन की ही होगी और पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है आपका? पठथ ऐसा इसीलिए रूप होगा और इसीलिए विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। त्वम युवाम यूयम, है ना? त्वम युवाम यूयम, वृक्षे अनेकानि आम्रम सन्ति, है ना? अब ये विशेषण विशेष्य से संबंधित प्रश्न है आपका। किससे संबंधित है? विशेषण विशेष्य से संबंधित है। तो अनेकानि आम्राणि, रिक्त स्थान इसको ठीक करने के लिए कहा है, तो क्या करना है? अनेकानि आम्राणि, यानी क्या कह रहे हैं? यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेषस्य तद्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्यापि, यानी आपका विशेषण और विशेष्य में विभक्ति लिंग वचन क्या होते हैं? सब समान होते हैं। क्या होते हैं भई? समान होते हैं। सा तत्र सखी प्रति गच्छति, है ना? तो प्रति के योग में कौन-सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। प्रति के योग में कौन-सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है और रूप क्या होगा? सखीं प्रति गच्छति, सखीं प्रति गच्छति, सखीं प्रति गच्छति। राधा श्वः मम गृहम् आगच्छत्। अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? श्वः दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? श्वः दिया हुआ है और श्वः का कहाँ का होगा? भविष्य काल का। तो अगच्छत कहाँ दिया हुआ है? भूतकाल का दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? भविष्य काल का रूप अगच्छत यानी अ, गच्छत यानी जाएगी, है ना? आगमिष्यति यानी आएगी। ये जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, और आगच्छति, गच्छतु, गमिष्यति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा द, क्योंकि श्वः गमिष्यति, ह्यः अगच्छत्। अगर ह्यः अगच्छत के अनुसार ठीक करना होता तो श्व की जगह ह्यः आता है यहाँ पे, लेकिन रेखांकित किसके नीचे कर रखा? अगच्छत के नीचे, इसीलिए विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल, आपका जो विकल्प होगा वो द इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कैसे आपका अगला प्रश्न आएगा। अब यहाँ देखिएगा वही आपका है ना भीमसेनः बलिष्ठः, तो वही विशेषण विशेष्य वाला भीमसेन पुल्लिंग एकवचन का है, ठीक है? तो यहाँ पर ये विशेषण जो है इसका बलिष्ठ यानी बलवान, वो भी किसका होगा? पुल्लिंग एकवचन का ही होगा। ये बलिष्ठा, बलिष्ठे, बलिष्ठः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भीमसेनः बलिष्ठः आसीत्, भीमसेनः बलिष्ठः आसीत्। त्वं केन मार्गेण गच्छति, त्वं देखिएगा मध्यम पुरुष का है और गच्छति आपके प्रथम पुरुष की है। मध्यम पुरुष एकवचन का त्वम है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्या है? आपकी क्रिया है, इसीलिए यहाँ पे जो कर्ता होगा, वो भी कैसा होगा? प्रथम पुरुष एकवचन का होगा, क्योंकि त्वम को ठीक करना है, ना कि हमको गच्छति की। नियम हमारा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, लेकिन यहाँ रेखांकित करके क्या दिया हुआ है? त्वम को ठीक करना है आपको और त्वम यानी इसमें देखिएगा
वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है, युवाम मध्यम पुरुष बहुवचन का द्विवचन का है, अहम उत्तम पुरुष एकवचन का है, प्रथम पुरुष एकवचन का एक ही है, सह तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सह हो जाएगा। स्वः मुख्यमंत्री आगच्छति, स्वः मुख्यमंत्री आगच्छति, देखिएगा स्वः से संबंधित फिर प्रश्न पूछ लिया है इन्होंने, तो स्वः आगमिष्यति, है ना? आगच्छति का क्या हो जाएगा? आगमिष्यति, मुख्यमंत्री आगमिष्यति, आगच्छत नहीं होगा, आगमिष्यति, है ना? मुख्यमंत्री प्रथम पुरुष एकवचन का है इसलिए आगमिष्यति, है ना? आगमिष्यामि उत्तम पुरुष का होता है, ये मध्यम पुरुष का होता है, ठीक है? छात्रः प्रांगणे क्रीडति, क्रीडन्ति, ठीक है? तो क्रीडन्ति बहुवचन का रूप दिया हुआ है, तो छात्रः एकवचन का है, इसीलिए इसको भी क्या करना है हमको? बहुवचन का ही रूप बनाना है। छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्रः छात्रौ छात्राः, तो इसलिए यहाँ पे क्या रूप बन जाएगा आपका? बिल्कुल डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? इसका उचित विकल्प हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? बिल्कुल। अशुद्धि संशोधन में हमको संज्ञा, सर्वनाम, है ना? आगे हम चर्चा करने वाले हैं। संज्ञा पद क्या होते हैं, सर्वनाम पद क्या होते हैं, क्रियापद क्या होते हैं, विशेषण पद क्या होते हैं, विशेष्य पद क्या होते हैं, इनके बारे में सामान्य अभी हम बात करने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, जब आपको इन सभी चीज़ों का ज्ञान होता है, तो ही आप क्या कर पाते हैं? बिल्कुल, तो ही आप आपका ये प्रश्न हल कर पाते हैं और आपको एक शब्द रूप, धातु रूपों का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। शब्द रूप और धातु रूप और एक अनुवाद का हमने प्रसंग भी चला रखा था। वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पाठ्य बिंदु की ओर। अगला पाठ्य बिंदु है आपका अन्वय। क्या है? अन्वय। अन्वय भी आपके कितने नंबर का है भाई? 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का अन्वय है। देख लेते हैं इसका प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पे क्या दिया करेंगे आपको? श्लोक दिया जाएगा एक, है ना? श्लोक दिया जाएगा और उसमें से उसका अन्वय करके आपको करना नहीं है, किया हुआ ही रहेगा। अन्वय के अंदर कुछ रिक्त स्थान छोड़ देंगे और एक आपको दी जाएगी मंजूषा, ठीक है? और मंजूषा से छांट करके आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। कैसे करना है हम एक बार प्रयास कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं इसका। ये भी गलत होने की संभावनाएं कम ही होती हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालभ्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। यानी यहाँ पर ये एक श्लोक दिया हुआ है और इसका क्या करना है? हमको अन्वय करना है। अब अन्वय देखिएगा यहाँ पे इन्होंने करके दिया है, लेकिन कुछ शब्द इसमें से इन्होंने क्या कर दिया है? हटा दिया है, कुछ शब्द हटा दिया। जैसे क्या क्या दिया हुआ है? मति वैभवशालिनः जनाः रिक्त स्थानी युक्तिम च रिक्त स्थानी दुष्करणी रिक्त स्थानी कर्माणि रिक्त स्थानी एव प्रकुर्वते, है ना? और नीचे क्या कहा है? लीलया नीतिम पी समालंब्य, नीतिम समालंब्य। अब आपको करना क्या है? देखिएगा यहाँ च आ गया, यानी दो आपका जो है वहां ऊपर वाली पंक्ति से पूछे जाएंगे और दो ही आपके नीचे वाली पंक्ति से पूछे जाने वाले हैं। अब देखो ऊपर वाली पंक्ति में दुष्करण्यापी है, दुष्करणी दुष्कराणी, तो यहाँ पे दुष्कराणी दिया हुआ है, बिल्कुल इसको हटा देंगे हम। इसमें एक अपी रह गया है, ठीक है? उसके बाद में क्या है? मति वैभवशालीन है, ये शब्द भी दिया हुआ है, इसको भी हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब बचा क्या हमारे पास में? कर्माणि और अपि, है ना? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मति वैभवशालिनः जनाः अपि, ठीक है? अब यहाँ पर देखो नीतिम युक्तिम समालंब्य लिलि एव प्रकुर्वते, लिलि एव प्रकुर्वते, यानी खेल-खेल में वो क्या कर लेते हैं उसका, क्या यहाँ पे देखेगा कि मति वैभवशालिनः जनाः किम नीतिम युक्तिम समालंब्य, यानी यहाँ पर नीति दिया हुआ है, तो पहले में क्या आ जाएगा? नीतिम, ठीक है? नीतिम युक्तिम च रिक्त स्थान क्या करके? समालंब्य, यानी पहले में क्या हो गया आपका? पहले में हो गया है नीति, दूसरे में हो गया समालंब्य, तीसरे दुष्करण्यापि कर्माणि, यानी ये तीसरे में क्या हो गया? अपि, और चौथे में लीलया, यानी खेल-खेल में क्या कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इन 4 शब्दों को साट करके लिख देंगे, तो आपको सीधे-सीधे कितने नंबर मिल जाने वाले हैं? 4 नंबर मिल जाने वाले हैं। थोड़ा-सा प्रयास और कर लेते हैं, अभ्यास और कर लेते हैं। ये आपकी प्रश्न संख्या कौन-सी रहने वाली है? 16, है ना? हाँ।
मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयित्वा पुनः लिखत। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम् अप्यूहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धयः। क्या कह रहे हैं? पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, है ना? यहाँ पे ये देखिएगा, ये आपकी मंजूषा है और इस मंजूषा से छाट कर लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, पशुना प्लस अपि दोनों दे रखे हैं, तो पशुना अपि हो गया, उदीरितः अर्थः, है ना? उदीरितः दिया हुआ है, गृह्यते दिया हुआ है, क्या नहीं है? अर्थ नहीं है। तो ये अर्थ कहाँ हो जाएगा आपका? 1 नंबर में हो जाएगा अर्थः। ठीक है, आपको कोशिश यही करके चलना, लगभग ठीक हो जाएगा, है ना? आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द छूट रहा है कौन सी लाइन में, उसको थोड़ा सा तालमेल बैठा के करोगे, अब आपका प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिएगा, हयाहा रिक्तस्थान च बोधिताः भारम वहन्ति, है ना? वहन्ति भी दिया हुआ है, बोधिता भी दिया हुआ है, ठीक है? हया भी दिया हुआ है, क्या रह गया? नागाः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे में? नागाश्च, है ना? हयाः नागाः च बोधिताः भारम वहन्ति। तीसरा, अनुक्तम प्यूहति पंडितो जनः। तो जनः भी दिया हुआ है, अनुक्तम भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, ऊहती भी दिया हुआ है, क्या रह गया भाई? बताइए जरा। तो बोले पंडित छूट गया सर, इसमें पंडित छूट गया। अनुक्तम भी है, पी भी है, ऊहती भी है और जन भी है, क्या शब्द छूट गया? पंडितः। पंडितः क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा, तीसरे में पंडितः आ जाएगा और बच गया एक। आगे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, उसको आप ऐसे कैसे लिख दो। अब वैसे भी आप चेक कर लीजिएगा, बुद्धयः, बुद्धयः दिया हुआ है, भवन्ति दिया हुआ है, क्या दे रह गया हमारा? परेंगित ज्ञान फलाहा। परेंगित ज्ञान फलाहा, ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमको क्या करना है? छाट कर उसका अर्थ जानना है, समझना है। एक और दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, अभ्यास करके बताइएगा, और इसमें गलत नहीं होना चाहिए। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनीः, अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। तो यथा बुद्धिमती व्याघ्र जनित भयात् किम भयात् बुद्धिमान मुक्ता स्वकीय बुद्धि, है ना? मुक्ता, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? व्याघ्र से भामिनी कौन से चैप्टर से लिया गया है आपका? ये बुद्धिमती वाले पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यथा बुद्धिमती स्वबुद्धया, किसके द्वारा? अपनी बुद्धि से, निज बुद्धया, स्वबुद्धया, ठीक है। व्याघ्र जनित भयात किम मुक्ता, मुक्ता अभवत तथैव लोके यः जनः किं भवति? बुद्धिमान भवति सः स्वकीय बुद्धिया महतोपि भयात मुक्तिम प्राप्नोति। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपको देखना क्या है कि श्लोक में कौन सा शब्द छूट रहा है, और उसको एक बार पढ़ करके देखना गद्यांश की तरह, वो वहां पर जहां सटीक बैठेगा वही उसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कितना करना क्या है आपको? श्लोक में जो पद छूट गया है ना? क्या करते हुए, अन्वय करते हुए जो पद छूट गया है, उसको कहाँ से छांट कर लिखना है? मंजूषा से छांट कर लिखना है। और अगर आपने ये काम कर लिया तो कितना नंबर मिल जाएगा आपको? 4 नंबर सीधा सीधा मिल जाएगा। अगर आपने एक भी गलत भर दिया तो दूसरा स्वतः ही गलत हो जाएगा, और फिर आपके नंबर, एक गलत होने पे 2 नंबर कट जाएंगे, ये समझ के चलिएगा, है ना? एक गलत होने पे क्या कितने नंबर कट जाने हैं? 2 नंबर कट जाने हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आता है आपका घटनाक्रम का, है ना? घटनाक्रम का प्रश्न आता है कि घटनाक्रम अनुसार वाक्य संयोजन। भाई, ये घटना कैसे घटी है? ये भी आपके पठित अवबोधन से ही होता है। यानी जो पाठ आपने पढ़ रखे हैं, उन्हीं पाठों में से कोई एक पाठ होता है जिसको आप क्या करेंगे?
घटना के अनुसार उसको व्यवस्थित करेंगे। घटना के अनुसार उसको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये अधोलिखितानि वाक्यानि, ये 17 नंबर का आपका प्रश्न रहने वाला है। कितने नंबर का? 17 नंबर का। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं संयोज्य पुनः लिखतः, यानी घटनाक्रम के अनुसार उसको संयोजित करके फिर से लिखना है। क्या कह रहे हैं? कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन अवर्तत। अब यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद इसलिए आवश्यक है आपको, क्योंकि ये आपको हिंदी अनुवाद आएगा, तभी आप इस प्रश्न को क्या कर पाएँगे? सटीक तरीके से हल कर पाएँगे। तस्य समीपे द्वौ बलिवर्दौ आस्ताम्। एकः कृषकः आसीत्। भूमौ स्वपुत्रं पतितं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि अमुञ्चत्। स जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। कृषकः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तथापि स नोत्थितः। स वृषभः हलमूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपातः। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कैसे होगा होगा ये? सबसे पहले क्या होगा? एकः कृषकः आसीत्, ठीक है? एकः कृषकः आसीत्, इस प्रकार से होगा। दूसरा वाक्य हो जाएगा तस्य समीपे द्वौ बलिवर्दौ आसताम्, बलिवर्दी नहीं बलिवर्दौ आस्ताम्, ठीक है? द्वौ बलिवर्दौ आस्ताम्, ठीक है? तीसरा क्या होगा इसमें? तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। एक शरीर से, है ना? ये कामधेनु वाले पाठ से है ये, इंद्र और कामधेनु की जहाँ चर्चा चल रही है। अगला हो जाएगा सः जवेन अशक्तः गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। इसीलिए स वृषभः हलमूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे कहाँ? पपातः, पाँचवा ये हो जाएगा। ठीक है? कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन अवर्तत। 5वें नंबर पे ये वाला होगा भाई। ठीक है? और वह बलिवृद्ध हलमूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपातः। अब यहाँ पर कृषकः तम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तथापि स न उत्थितः। ये 7वां हो जाएगा। और भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि अमुञ्चत्। तो ये इसको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है ना? इसको सीक्वेंस में लिखना है। आप देखो यहाँ पे अगर आपके पास समय होगा, इस कहानी को दोबारा लिख दीजिएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, पहले पहला पहला सेंटेंस में कौन-सा आएगा आपका? पहला सेंटेंस में हमारे पास में देखिएगा कौन-सा है? तीसरा, है ना? तो यानी पहला जो है उसमें कौन-सा आएगा आपका? तीसरा आएगा। दूसरे में कौन-सा आएगा आपका? दूसरे में दूसरा है ना? तीसरे में कौन-सा है आपका? तो तीसरे में आप कहेंगे छठा। है ना? तो इस तरह से करके क्या करना है, इसको सही व्यवस्थित क्रम में लिख कर के आना है। और वैसे अगर पूरी कहानी अगर आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पूरी कहानी अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो न के बराबर आपके अंक कटने की क्या होती है? संभावना होती है। बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल, सही जवाब, है ना? अब देखिएगा अगला एक और हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। क्या कह रहे हैं? अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण संयोजयतः। व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयं मत्वा पलायितः प्रत्युत्पन्नमतिसहस्रगालम् आक्षिपन्ति उवाच। जम्बुकः कृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम् आगच्छत्। मार्गे सा वा एकां व्याघ्रम् पश्यत्। व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच अधुना एकं व्याघ्रं विभज्य भुज्यताम्। है ना? त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। गलबद्ध शृगाल का व्याघ्रः पुनः पलायितः। कहाँ से है ये? बुद्धिर्बलवती सदा वाले पाठ से है ना? बुद्धिर बलवती सदा जो है उस पाठ से है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा? बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुः गृहं प्रति चलिता। पहला ये हो जाएगा। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने किसको देखा? एक बाघ को देखा। तो व्याघ्रम दृष्ट्वा तीसरा क्या हो जाएगा? अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम। अभी एक ही है तो इसको बांट करके क्या कर लो तुम? खा लीजिए, है ना?
1 मिनट ये यहाँ पर ठीक है। हाँ, सही है ना? तो यहाँ पर मुझे था यहाँ पे व्याघ्र मारी ऐसी कोई है, ऐसा मान कर के वो भाग कहाँ हो जाता है? चला जाता है। जम्बुकेन उत्साहिन व्याघ्रः पुनः कहाँ पर है? काननम आगच्छत् यहाँ 5वां हो गया है और फिर वो जब देखता है तो प्रत्युत्पन्नमति ये छठा हो जाएगा। त्वं व्याघ्रत्रयम् आनयितुम ये 7वां हो जाएगा और गलबद्ध शृगाल का ये कौन-सा हो जाएगा आपका 8वां हो जाएगा। तो इस कहानी को क्या होगा बस आपको घटनाक्रम के अनुसार योजित करके लिखना है। 2 घटनाओं को हमने यहाँ पर लिखा है। लास्ट टाइम विचित्र साक्षी से आपका प्रश्न आया था, है ना? पिछला जो पेपर हुआ था उसमें, तो अभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की क्या है संभावनाएँ हैं। तो जो कहानी वाले पाठ हैं आपके बुद्धि बलवती सदा आपका कामधेनु वाला जो पाठ है और विचित्र साक्षी वाला जो पाठ है, इन पाठों में से है आपके घटनाक्रम आने की संभावना है। तो कम से कम ये 3 जो पाठ हैं, ये तो आपको क्या करने हैं? बिल्कुल, ये तो आपको देखने ही हैं, याद करने ही हैं। ठीक है? इसके अलावा आगे बात करें, एक आता है प्रसंगानुकूलम उचितार्थ, है ना? ये प्रश्न संख्या 18 है जो है, हम इसको हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। यानी ये यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? पर्यायवाची शब्दों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं इस प्रश्न में। 3 नंबर का ये क्या है आपका प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है आपका? 3 नंबर का प्रश्न है। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए प्रसंगानुकालम का बात करें पर्यायवाची यानी कोई एक शब्द देगा आपको, शब्द देगा और उसका समानार्थक शब्द आपसे पूछेगा, समानार्थक। समानार्थक कह लीजिएगा या उचित अर्थ वाला कह लीजिएगा, है ना? उचितार्थ। उचित अर्थ वाला एक आपको प्रश्न पूछेगा। 4 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से कोई 3 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। बिल्कुल सरल है। आपके जो पाठ के पीछे शब्दार्थ होते हैं ना, पाठ के पीछे शब्दार्थ, तो वहाँ से ये प्रश्न आता है ना? अक्सर वहाँ से ही क्या होता है, प्रश्न आता है ये। देखते हैं कैसा प्रश्न आएगा और कैसे हमको करना है। देखो क्या कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थं चित्वा लिखत। प्रश्न त्रयम्, है ना? 3 नंबर का है। कथा चेयं श्लाघ्याः सरसिरुनाह भास्य नियतम ये तीसरा पार्ट से है शिशुलालनम वाले चैप्टर से है तो श्लाघ्याः कैसी है भाई कथा जो रामायण कथा है वो कैसी कथा है तो श्लाघ्याः यानी प्रशंसनीयाः कथा कैसी है तो आप कहेंगे सर प्रशंसनीय कथा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा स इसका उचित विकल्प हो जाएगा अहम शीतलेन जले अविचलः स्थित प्रज्ञा इव तिष्ठामि स्थित प्रज्ञः प्रज्ञा योगी भोगी रोगी तो यहाँ पे भोगी रोगी तो होगा ही नहीं प्रज्ञा या योगी में से होगा तो स्थित प्रज्ञा क्या होता है योगी होता है ठीक है ना या प्रज्ञावान होता तो समझ में आता योगी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कस्यापि पुरतः माँ ब्रूहि दीनम वच किसी के सामने दीन वचन मत बोलो है ना अग्रे का मतलब सामने पृष्ठ का मतलब पीछे गच्छते यानी जाता है उच्च यानी जोर से तो क्या हो जाएगा बताइए अग्रे अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनि मते तो वदने वदने यानी सामने मुखे है ना मस्तके सिर पर दशने हृदये मुखे तो वदन का मतलब क्या होगा अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम तो नयनम अधरम मधुरम वदनम मधुरम है ना तो वदन यानी मुख उसके अधर यानी होठ भी मधुर है मुख भी मधुर है नयन भी मधुर है ना हाँ तो ये मधुराष्टक है ना इस बार कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है दीपक उसमें इसको समाहित किया गया है तो क्या हो जाएगा मुखे अगला देखिएगा अगला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अंबुनी यत्र नलिनानि निषेवितानि है ना तो अंबुनी का मतलब जल होता है लेकिन नलिनानि निषेवितानि यानी रे राजहंस वाला जो चैप्टर है ना तो यहाँ पे नलिनानी का मतलब क्या हो गया कमलानी कि यानी तुमने जो वहां का पानी पिया है सरोवर का और वहां के कमल खाए हैं ना कमल नाल का तुमने क्या किया है सेवन किया है तो नलिनानी का हो गया कमलानी भृंगारसाल मुकलानि समाश्रयन्ते भृंगा भृंगा यानी भ्रमरा भंवरे रसाल मुकुलानी जो आम की मंजरियां हैं उसको समाश्रयन्ते है ना
तो आम की मंजरियों पे मछली बैठने से रही है, बादल बैठने से रहे हैं और खग पक्षी, है ना? पेड़ पे बैठते हैं आम के पेड़ पे, लेकिन मंजरियों पे नहीं बैठते हैं। ठीक है? वैसे ही यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। तो क्या हो गया? रुचिरम, रुचिरम कैसा? अत्यधिकम दुष्करम सुंदरम मलिनम, तो रुचिरम संगमनम, है ना? सुंदर संगमन है ये। मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम। तनु, तनु का मतलब तनह या पुत्र नहीं होता, हृदय नहीं होता, कपोल गाल नहीं होता, शरीर, है ना? मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए कैसा चलता है? भ्रमति सदा वक्रम, है ना? भ्रमति सदा वक्रम, वक्रम यानी टेढ़ा टेढ़ा घूमता है। कैसा घूमता है भाई? टेढ़ा टेढ़ा घूमता है। ठीक है? और देख लेते हैं थोड़े से उदाहरण इसके। वही है आपका पूरा, करी सिंहस्य बलम वेति, है ना? करी, करी यानी सिंह नहीं है, सिंह तो दिया हुआ है, भल्लू का नहीं है, सर्प नहीं है, गजह। करी किसको कहा गया है? गजह, है ना? करी सिंहस्य बलम वेति न च मूषकः। चूहा थोड़ी जानता है भाई शेर का बल, कौन जानता है? हाथी ही जानता है। अनृतम वदसी चेत काकह दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। वो गाना सुना होगा ना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, है ना? ये अनृतम वदसी, है ना? झूठ बोले कौवा काटे, जो कहावत सुनी है वो है अनृतम वदसी, यानी झूठ बोलोगे तो चेत तो काकह दशेत, कौवा काट लेगा आपको, है ना? तो अनृतम, अनृतम का मतलब क्या होगा? झूठ, झूठ को क्या कहते हैं? असत्यम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? असत्यम। लघु यानी छोटा, स्पष्टम यानी स्पष्ट, वियोग यानी वियोग। स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, यानी रुग्णता के बारे में व्याकुल है जाता है, क्या करके? आकर्ण्य यानी सुन करके, आकर्ण्य, गत्वा यानी जाकर, दृष्टवा यानी देखकर, वदित्वा यानी बोलकर, श्रुत्वा यानी सुनकर। तो आकर्ण्य यानी सुनकर, यानी वह अपने पुत्र की, विचित्र साक्षी वाला पाठ है ना, कि अपने पुत्र की बीमारी का समाचार सुन करके वो क्या हो गया? परेशान हो गया, चिंतित हो गया, है ना? एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, यानी एक राजहंस से जो शोभा किसकी होती है? नगर की, समुद्र की, नदी की या तड़ाक की, तालाब की। ये केन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, सरस यानी तालाब की जो शोभा बढ़ती है वो हजारों बुगलों से नहीं बढ़ती, है ना? जो शोभा राजहंस से वह तालाब क्या करता है? प्राप्त करता है। वह शोभा आपके हजारों बुगलों से भी क्या नहीं होती है? नहीं मिलती है। अब देखिएगा और यहाँ पर कुछ उदाहरण और कैसे, जैसे ददरसह, ददरसह का क्या होगा? समानार्थक दृष्टवान, जगाद, कथयत, ययौ यानी गतवान, अत्तुम, खादितुम, मुच्यते, मुक्तो भवति, इच्छते, है ना? इच्छति, इच्छते, इच्छति। तो ये क्या होगा? ऐसे समानार्थक शब्द क्या करके आपको परीक्षा में क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो इसीलिए, इसीलिए एक बार अगर चाहें तो आप पाठ के पीछे के जो आपका कठिन शब्दार्थ वाला टॉपिक है, शब्दार्थाः, है ना? पाठ के अंत में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनके ऊपर नजर मार के जा सकते हैं कि उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, संस्कृत अर्थ क्या होगा। मैं बार-बार कहता हूँ कक्षा में कि भाई थोड़ा बहुत शब्दार्थ भी क्या कर लो, पढ़ लो, शब्दार्थ भी पढ़ लो, लेकिन बात समझ में नहीं आती है, बात समझ में नहीं आती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और आज की कक्षा में एक और प्रश्न की चर्चा करेंगे हम, प्रश्न निर्माण की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है और फिर बचे हुए जो प्रश्न है वो हम आपको करेंगे आगामी जो कक्षा रहेगी उसके अंदर उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, उसको जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल, जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब क्या करें, कर दीजिए। चलिए, अगला है हमारा प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माणम। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा, प्रश्न निर्माण के बारे में। चलिए, प्रश्न निर्माण के बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो बना रखी है ना? प्रश्न निर्माण के बारे में हमने क्या कर रखी है, एक विस्तृत वीडियो बना रखी है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं,
देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस करवाऊँगा प्रश्न निर्माण की, है ना? प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण। इसमें देखिएगा सप्त ककार होते हैं, जैसे अंग्रेजी में आपके WH फैमिली होती है, ऐसे ही संस्कृत में सप्त ककार होते हैं, ठीक है? और सप्त ककार कौन-कौन से होते हैं? किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। याद रखिएगा कुत्र यानी कहाँ, अर्थ थोड़ा-सा समझिए एक बार इनका। कुत्र यानी कहाँ, कति यानी कितने, ठीक है? कदा यानी कब, कुत यानी कहाँ से, कथम यानी कैसे, किमर्थम यानी किस लिए। बात समझ में आई? और किम का मतलब होता है क्या। किम का रूप जो होता है वो तीनों लिंगों में चलता है ना, पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का और नपुंसक लिंग में किम, ठीक है? जैसे आपके सह के रूप चलते हैं ना, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तहि तस्मै ताभ्याम तेभ्य, है ना? जिस तरह से वो रूप चलते हैं ना, वैसे ही इनके भी कह कऊ के कम कऊ कान। प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा डिटेल से, अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्रश्न निर्माण वाला जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 6 से लेके 12वीं तक की व्याकरण, उसमें आपको प्रश्न निर्माण का एक आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। वहां पे आप डिटेल से क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। बस अभी अभी के लिए इतना ही याद रखिएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ आपको। अगर कोई स्थान आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, तो वहाँ पे कुत्र लगाना है। अगर संख्या आ जाए, है ना? संख्या आ जाए तो आपको कति लगाना है। समय आ जाए, समय दिखाई दे तो वहाँ पे कधा लगाना है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रस्थान, प्रस्थान की जहाँ बात हो, है ना? तो वहाँ पे क्या होगा? कुतः होगा, है ना? आपसे पूछा जाए कैसे हो? ठीक है? तो वहाँ पे कथम का प्रयोग करेंगे, और किस लिए, कारण की बात करें तो वहाँ पे किमर्थम का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा आपके सारे किम शब्द के रूप आने वाले हैं। किसके आने वाले हैं? किम शब्द के रूप आने। इसी के साथ में 2-3 शब्द और हैं, कीदृशः, कीदृशः, कीदृशी। अक्सर परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं, कीदृशी और कीदृशम। कैसा, कैसी, कैसे, है ना? कैसा, कैसी, कैसे के लिए आपके ये पद और पूछे जाते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा-सा अभ्यास करते हैं इसके बारे में। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो आप जल्दी समझ पाएँगे। आपको प्रश्न निर्माण के बहुत सारे क्या करवा रहा हूँ यहाँ पे, है ना? अब यहाँ पे सिर्फ़ आप देखते चलिएगा, कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम काजल के जैसा मलिन, यानी कैसा? मन में प्रश्न आ रहा है ना, बोले कैसा धुआँ छोड़ रही हैं? तो काजल के जैसा मलिन। तो कीदृशम धूमम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कज्जल मलिनम की जगह कीदृशम, ठीक है? पक्षिणाम, पक्षिणाम कलरवः, केशाम कलरवः, पक्षिणाम, क्योंकि पक्षिणाम षष्ठी बहुवचन का रूप है, इसीलिए किम शब्द का षष्ठी बहुवचन का ही रूप होगा केशाम, केशाम, ठीक है? पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा, ये आपका कहाँ का है? कहाँ का है? तो आप कहेंगे प्रथमा बहुवचन का है, इसीलिए क्या आ जाएगा? लता तरुगुल्माः, यानी के। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक क्या होगा? के। कहा कौके, लता तरु गुल्मः बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के ऐसा रूप देखने को मिलेगा। ठीक है? महानगरेषु, महानगरेषु यानी कुत्र। अभी यह महानगर स्थान का नाम है ना? महानगर स्थान जगह की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने जगह के लिए किसके पर बात की थी? कुत्र की बात की थी। ठीक है? प्रकृत्याः, प्रकृति का। अब देखो एक पहचान यहाँ पर भी, इसके भी अंत में या है, इसके अंत में भी या है। यहाँ पर आप महानगरेषु में केषु भी कर सकते थे। ठीक है ना? सप्तमी बहुवचन में क्या रूप बनता है? केशु ऐसा रूप बनता है, तो आप वहाँ पर भी ये चीज़ लिख सकते थे, है ना? केशु ऐसा लिख सकते थे। बात समझ में आई क्या? और देखिएगा,
कुछ उदाहरण हैं, देख लीजिएगा। मैं एक सूची बना के लाया हूँ प्रश्न निर्माण की और प्रायः इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है? हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। राजसिंगो, राजसिंगो यानी किम, किम नाम, है ना? राजसिंगो किम नाम। बुद्धिमती चपेटया, चपेटया यानी हाथ है, साधन है तो कया। व्याघ्रम किसको यानी कम, किसको की जगह क्या हो जाएगा कम दृष्टवा। त्वम मानुषात् विभेषि, है ना? मनुष्य से यानी पंचमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कस्मात्। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे बाघ 3 बाघ दिए थे तो यहाँ पे मह्यम यानी मुझे चतुर्थी एकवचन का रूप है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कस्मै, क्या हो जाएगा कस्मै, ऐसा यहाँ पे रूप आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। शरीरस्य आयासजननं कर्म व्यायाम इति कथ्यते, तो कस्य शरीरस्य कस्य पुल्लिंग का है इसीलिए षष्ठी एकवचन में आपका कस्य होगा। अरयः, अरयः कौन है? प्रथमा बहुवचन का रूप है इसीलिए क्या होगा के, है ना? के। आत्महितैषी भी, अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है अगर ये शब्द आते हैं वाक्य में तो हमें प्रश्नवाचक कैसे बनाना है। सिर्फ इतना सा फंडा है, इतना सा उदाहरण आपको याद करके चलना है। बाकी हमने ये पूरा जो है डिटेल से प्रश्न निर्माण वाले वाक्य में उसमें वीडियो में हमने बना रखा है पहले से, है ना? तो कहीं वहाँ पे आप पूरा विस्तार से आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि अगर एक-एक चीज़ को हम वो लेकर के चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और अभी केवल आपको क्या है रिवीजन करना है ना? रिवीजन करना है, रिवीजन के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है? विद्वान नहीं बनना अभी। ऐसे ही व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम, विरुद्धम कैसा यानी कीदृशम, गात्राणाम यानी शरीर के जो अंग हैं, यानी गात्राणाम षष्ठी विभक्ति का है, तो इसीलिए केशम यहाँ पर इसका विकल्प हो जाएगा। ऐसे ही सकिच्छेण भारम उद्वहति यानी यहाँ पे ये वो है अंडरलाइन है। ठीक है? तो कथम कैसे वह बहुत प्रयास से वो कर रहा है। सुराधिपः ताम कः कः ताम अपृच्छत, तो सुराधिप कौन उससे पूछा? तो सुराधिप यानी इंद्र की बात कर रहे हैं। अयम अन्येभ्य यानी केभ्य, अन्येभ्य यानी केभ्य। धेनूनां माता सुरभि आसीत, यानी कासाम माता सुरभि आसीत, सुरभि किसकी माता थी? तो यहाँ पे धेनु नाम का प्रश्न बनाना था तो क्या बन जाएगा? कासाम माता, कासाम माता सुरभि आसीत, कासाम माता सुरभि आसीत। ये कुछ उदाहरण हैं, इनको क्या कर लीजिएगा आप याद कर लीजिएगा, है ना? परीक्षा में क्या है ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सॉरी, है ना? तो ये कुछ उदाहरण क्या रहने वाले हैं आपके लिए? महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है? और देख लेते हैं एक बार। सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षायाम, स्वरक्षायाम यानी कस्याम? शुंडेन, शुंडेन यानी केन, शुंडेन, है ना? केन। वनराज पदाय, वनराज पदाय यानी कस्मै? प्रकृतेः कस्याः, प्रकृतेः कस्याः। प्रकृति मातरम, प्रकृति मातरम काम, प्रकृति मातरम काम। ठीक है? ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनको क्या करें, देखें, समझें और इनको परीक्षा में अगर ये आता है प्रश्न तो आपको इसी तरह से क्या करना है, इनको हल करना है, इनको समझ के लिखना है। बात समझ में आई क्या? अरे बोलिए यस या नो? बिल्कुल सर, यस, है ना? यस। तो अभी तक जो हमने बात की है प्रश्न निर्माण की, तो ये आपके आपके जो सप्तककार हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देख कर के चलिएगा। सप्तककार किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, है ना? कुत्ता काटे किमर्थम नहीं है, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, ऐसा इसका रूप आपको देखना है, ऐसा रूप इसको देख कर के समझना है। ठीक है ना? तो अभी तक की इस कक्षा में हमने क्या-क्या जाना है, क्या-क्या पढ़ लिया है, उसको थोड़ा-सा एक बार समझ लेते हैं। देखिएगा, संधि के बारे में हमने बात कर ली है, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, वाच्य हो गया, समय हो गया, अव्यय हो गया, अशुद्धि संशोधन हो गया। इधर मैं बात करूँ प्रश्न निर्माण हो गया, अन्वय हो गया, घटनाक्रम हो गया, उचितार्थ हो गया। ठीक है ना? उचितार्थ हो गया। कुछ बिंदु आपके रह गए हैं, है ना? इनको मैं अगले वीडियो में क्या करने का प्रयास करूँगा, समाहित करने का प्रयास करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये जितनी हमने चर्चा की है वो परीक्षा उपयोगी साबित होगी।
ठीक है? इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत अच्छा पेपर जाए, प्रश्न छोड़ना नहीं है एक भी, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। प्रश्न में कोशिश करें आप थोड़ा अच्छे से शुद्ध तरीके से लिखने की, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। जल्दी करनी है लेकिन पेपर में जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसीलिए बड़ी आराम से, बड़े धैर्य से क्या करना है आपको, बिल्कुल काम करना है और अपनी परीक्षा को बहुत ही अच्छे से लिखना है। हमारी ढेर सारी आपके साथ में क्या है शुभकामनाएँ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी से मैं अब अभी विदा लेते हैं, आपको अनेक शुभकामनाएँ देते हैं और मिलेंगे फिर जल्दी ही आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।